हर्षिता स्वामी बघेल। माननीय सभापति जी, आज मेरा सवाल आदिम जाति विकास मंत्री महोदय के फसल उत्पादन एवं परीक्षण हेतु कार्यक्रम में व्यय राशि और मेरे विधानसभा डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकी, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनी, फसलों की नई किस्म, हाइब्रिड के प्रमाणित बीजों का उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व, कीट प्रबंधन, ऐसे कई प्रशिक्षण होते हैं जिनकी जानकारी किसानों को दी जाती है। तो मैंने यह क्वेश्चन किया था कि 3 वर्षों में कहां-कहां प्रशिक्षण हुआ है। माननीय मंत्री जी से मैं जानकारी चाहूंगी। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में दिया है स्पष्ट तौर पे 2021, 22, 23, 24 में जो उनके माननीय विधायक के क्षेत्र में लगभग 39 प्रशिक्षण आयोजित हुए और 991 कृषक उसमें सम्मिलित हुए, जिसमें 2,66,808 रुपये व्यय हुआ है। और इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, डोंगरगढ़ में 2021-22 में योजना का नाम सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के तहत में किसान गोष्ठी किया गया और इसमें लगभग 65 किसान इसमें सम्मिलित हुए और उसी तरीके से आत्मा के तहत में सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, जिसमें कृषक प्रशिक्षण के तहत में इसमें भी 50-50 और 50-27 इस तरीके से वहाँ पर किसान उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। ऐसे पूरे उदाहरण मैंने माननीय सदस्य को दिया हुआ है और लगातार सभापति जी विभाग के माध्यम से किसानों को उन्नत करने की दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से कैसे उनको प्रशिक्षण दिया जाए, इस पर सरकार की मंशा रहती है और सरकार पूरी कोशिश करती है कि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम हो। और किसानों का धान खरीदने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और लगातार धान की जो बम्पर पैदावार हो रही है, खरीदी हो रही है, ये उसका परिणाम भी है। आपने कहा कि 39, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 39 प्रशिक्षण आयोजित हुए हैं, जो कि 2021 से लेकर 2024 तक, लेकिन आपके जो आंसर आए हैं उसमें तो सिर्फ 18 प्रशिक्षण का ही है। परिशिष्ट 1 में आप देख सकते हैं सिर्फ 18 जगह हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या बाकी जो 21 प्रशिक्षण है वो पेपर में ही हुआ है क्या? क्योंकि इसके जगह में तो आज तक के कहीं पे जहां भी मैं जानकारी ले रही हूं अपने ग्रामीण अंचल में, वह प्रशिक्षण हुआ ही नहीं है। तो ये आंसर ही आपका गलत है। नहीं, आप प्रश्न पूछिए ना, प्रश्न पूछ लीजिए ना। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि 21 प्रशिक्षण कहां हुए, उसकी जानकारी देवे। सभापति महोदय, मैं 2021-22 का जब बता रहा था उसमें 20 प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए। आपने जो बताया है 21 से लेके 24 तक, उसमें तो टोटल आपने 39 बताया जी। माननीय सभापति जी, अरे आप 2 मिनट सुनिए तो, पहले आपने प्रश्न पूछा है उनका जवाब देने दीजिए। 2021-22 में 20 स्थलों पर प्रशिक्षण हुआ और उसमें 454 किसान उसमें सम्मिलित हुए और उसके बाद 2022-23 में 10 स्थानों पर प्रशिक्षण हुआ, जिसमें 139 किसान उसमें सम्मिलित हुए और 2023-24 में 9 स्थानों पर प्रशिक्षण हुआ, जिसमें 398 कृषक उसमें सम्मिलित हुए। इस तरीके से पूरा 39 स्थानों पर प्रशिक्षण हुआ है और उसकी जानकारी मैंने आपको दी है, एक बार देखिएगा उसको। मैं देखी हूँ
उस चीज को आपका जो आंसर आया है उसमें परिशिष्ट 1 में फार्म स्कूल और किसान गोष्ठी प्रशिक्षण दिया गया है। क्या आप बताएंगे कि दोनों घट को एक एक करके समझा दें कि उक्त प्रशिक्षण में क्या क्या एवं किस तरह प्रशिक्षण दिए हैं? जी, माननीय सभापति महोदय, डोंगरगढ़ के तहत में डोंगरगढ़ के विकास खंड में प्रशिक्षण स्थल जो है बाड़ागांव खुर्द। हर्षिता जी, आप चाहती थी कि कितने जगह नहीं हुआ है, मंत्री जी बता दिए हैं। अब एक एक इतना विस्तृत विवरण आप लेते रहेंगी तो आगे का क्वेश्चन भी माननीय सभापति जी, मैंने क्वेश्चन किया है, मेरे पास पूरी जानकारी है, मैं पूरी बता देता हूं। इससे संबंधित कोई बात हो तो आप पूछ लीजिए। जी, मैं उन्हीं के उसी से संबंधित पूरे क्वेश्चन के आधार पे बात कर रही हूँ मैं, जिसमें इन्होंने जो कहा है अभी आंसर दिया था उसमें प्रशिक्षण सिर्फ स्कूल फॉर्म और आपके किसान गोष्ठी के अलावा कोई भी प्रशिक्षण का विवरण नहीं है, इसीलिए मैं वो जानकारी चाह रही थी। ऐसा क्या उसमें प्रशिक्षण दिया गया? 2 के अलावे और कुछ नहीं हुआ है ये बोल रही हैं, आप बता दीजिए क्या हुआ है। इसके तहत में हमने कृषक प्रशिक्षण, कृषक खेत पाठशाला, किसान गोष्ठी, फार्म स्कूल, इन सब चीजों के घटक के तहत में हमने प्रशिक्षण दिया हुआ है। माननीय मंत्री जी, और सभापति जी, इसके तहत में मैंने पूरा विस्तार से इसमें जानकारी दी है। यदि आपको किसी विषय को लेकर एक आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए, तो आप उसकी जानकारी दीजिए। मेरा अभी 2 क्वेश्चन बचा, आपसे मैं संरक्षण चाहूंगी। इसमें दोनों इकट्ठे प्रशिक्षण में उन्नत कृषि उपकरण, संसाधन संरक्षण, मशीनरी, जल संरक्षण उपकरण है तो किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया है, तो ये कैसे संभव है? प्रशिक्षण किसान का संरक्षण में ये सारे चीज होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये प्रशिक्षण हुआ है कि खानापूर्ति हुई है? सभापति महोदय, कोई खानापूर्ति नहीं हुई है। किसानों को उन्नत बनाने के दृष्टि से और उनको अच्छे फसल के दृष्टि से उनको लगातार प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। मैं नहीं हो गया, आप विस्तार से बता देता हूँ सभापति महोदय। आप देखेंगे तो सिर्फ 18 जगहों पे हुआ है और उसमें भी पूरे विवरण है नहीं। किसान मित्र बनाए जाते हैं और किसान मित्र को भी पता नहीं कि कहाँ प्रशिक्षण हुआ है, तो ये कैसे संभव है? प्रशिक्षण हुआ है, जानकारी है। मैं कहना चाहती हूँ कि प्रशिक्षण अगर हुआ है तो देखिए, आवासीय प्रशिक्षण भी हुआ होगा। आप भी अब बैठ जाइए, पूरा जवाब आ गया। पूरा जवाब नहीं आया है, अधूरा है, ये अधूरा जवाब है। ये किसानों के साथ छल किया जा रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि 2023-24 और अभी 24-25 में कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है। माननीय सभापति जी, श्री बघेल लखेश्वर। सभापति महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है। मामला बच्चों की मौत का है। छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे छात्रावास आश्रमों में वो हमारे बेटे बेटियां सेफ नहीं है सर। लगातार 2000 इनके शासनकाल में लगातार लगभग 40 मौतें हुई है। मैं 3 साल की मौत का डाटा मांगा था, तो 2023 में 4 मौत हुई और 23-24 में 4 और 24-25 में लगभग 17 मौत इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इस संबंध में मैं पिछले बार 20 दिसंबर जो अपने वर्षाकालीन सत्र में पूछा था, उन्होंने 11 मौत की आंकड़ा दी थी और संशोधित आंकड़ा 14 की बाद में उन्होंने दिया, वेबसाइट से मैं निकाला हूं। तो उसमें से भी इन्होंने जानकारी उसमें से भी छोड़ दी है। ये आप प्रश्न पूछ लीजिए ना जो चाहते हैं। नहीं, जो जानकारी बता रहा हूँ सर। नहीं, जानकारी मंत्री जी बताएंगे ना, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो मंत्री जी, आपसे जानना चाहूंगा कि
वर्ष 24-25 में कितने मौत हुए? माननीय सभापति महोदय, मैंने पूरी जानकारी दी हुई है और उस जानकारी का माननीय सदस्य अवलोकन करें और 2024-25 पे 2 मौतों की जानकारी है सभापति महोदय, 2 मौतों की। 24-25 में 2 ही मौत है। ये जानकारी में तो 24-25 में नारायणपुर में 1, बीजापुर में 1, फिर बीजापुर में, कोंडागांव, फिर कोंडागांव, ऐसा करके सर कुल मिलाकर के 25 मौतें हुई हैं सभापति महोदय। और 24-25 के मैंने पूरे 2022, 23-24 और 24-25 के पूरे आंकड़े दिए हुए हैं। जो माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं उसकी पूरी विस्तृत तौर पे मैंने जानकारी दी हुई है और किन किन हॉस्टल पे कौन कौन से जिले में और किन किन कारणों से हमारे उन विद्यार्थियों की मौत हुई है उसकी पूरी विस्तृत तौर पे जानकारी दी हुई है। ये जो मैंने कहा कि 2 मौत हुई है 2024-25 की नहीं, बल्कि उसमें ज़्यादा मौतें हुई है। मैं उसकी पूरी करेक्ट जानकारी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा। नहीं सर, जानकारी तो आपने उपलब्ध कराया, जानकारी वही बताया मैं। 22-23 में कांकेर जिला में 1, बीजापुर जिला में 1, सुकमा जिला में, मतलब 4, और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव में निरंक है। तो सर 23-24 में आपका कांकेर में 1, बीजापुर में 1, जगदलपुर में 1, कोंडागांव में, इस प्रकार 23-24 में 4। नहीं सुनिए ना, ये आंकड़े आप मत पढ़िए, वो समझ गए। मैं आपसे बता रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर, रिकॉर्ड में आना चाहिए। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा सर, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं आंकड़ा बता दे रहा हूँ, कम से कम हमारे विधानसभा में आंकड़ा आ जाए। ठीक है। जानकारी सर, मेरे जानकारी में बीजापुर में फिर से 10 को छिपाया गया है, उसको जानकारी दिए कि नहीं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। संगमपल्ली में 14 जुलाई 2024 को मलेरिया से मृत्यु हुई है ना। देविका जवाब उसका नाम है, अपना 9वीं कक्षा में पढ़ती है। आवासीय आश्रम तारलागुड़ा बीजापुर, कुमारी दीक्षिता रहेगा, ये 12 जुलाई 2000 को मलेरिया से मृत्यु हुई है। बालिका आवासीय पोटाकेबी नेमेड, कुमारी बिमला कवासी 11 दिसंबर 2000 को हुई है, गंभीर रूप से सिकली से मौत हुआ है, छात्रावास में हुई। मैं ये सारे आंकड़ा, क्योंकि मंत्री जी के पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। माता रुक्मणी आश्रम धनोरा बीजापुर में शिवानी तेलम 10 दिसंबर 2024 को फूड पॉइजनिंग से मृत्यु हुई। इस संस्था में 35 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से शिकार हुए थे। अब आप इसमें प्रश्न तो पूछिए, मैं वही तो कह रहा हूँ। जानकारी नहीं मिल रहा है सर, कम से कम हमारे तो आप जो भी है पूछिए ना, पूछिए, उनके पास जानकारी नहीं है तो कम बता रहे हैं। कुछ प्रश्न पूछिए ना कि जानकारी है नहीं है। कम से कम विधानसभा में रिकॉर्ड आ जाए सर, हमारे इतने लोग मृत्यु हुई है करके, क्योंकि ये उनके विभाग के पास जानकारी है ही नहीं। वो जवाब दे। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी दी है उसके तहत में 3 वर्षों में 25 मौतें हुई है और उसकी जानकारी मैंने आपको परिशिष्ट में उपलब्ध भी कराया हुआ है। जी। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो वो अलग से उपलब्ध और करा देंगे। ठीक है, ये जानकारी दीजिए सर। 10 मौतें और हुई है। कौन सी? 10 मौतें और हुई है, उसकी जानकारी आपके परिशिष्ट में नहीं है ना। माननीय जानकारी दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, गंभीर बात है, सदन को नहीं 10 मौत हुई है, जानकारी गलत दे रहे हैं माननीय सभापति महोदय, और ये पहली बात नहीं है, कई बार ऐसी रिपोर्ट हो रहा है। विधानसभा में मैं उठाया था, माने 20 दिसंबर को आई थी, और बार गलत पिछली बार जानकारी आंकड़ा गलत है सर। बोलने तो दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हाँ। माननीय सदस्य ने ट्राइबल विभाग की जानकारी चाहिए और हमने ट्राइबल विभाग की जानकारी दी है। ये भी ट्राइबल है सर। पोटा कैबिन कौन चलाता है? इसके पोटा कैबिन एजुकेशन के माध्यम से चला जाता है जी, RMSA के माध्यम से होता है। जी जी, ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ माननीय सभापति महोदय। नहीं पूछेंगे? नहीं पूछूंगा। हाँ पूछिए। तो पिछले बार सर ये गोलावंड में आपके विधानसभा के
उसमें मृत्यु हुई थी, वो जानकारी इसमें आपको उपलब्ध नहीं कराया है। गोलावंड में कब मृत्यु हुई सर, उसके बारे में बता दीजिएगा थोड़ा। ये माता रुक्मणी संस्था कौन चलाता है सर? ट्रैवल के अंदर में नहीं आता है क्या? बलक छात्रावास कोयाबेपुर में, सुकमा में कोई मौत उसके कोई नहीं है। और कन्या आश्रम आवासीय तारलागुड़ा में ये कौन चलाता है सर? 12 जुलाई को मौत हुई। बालिका आश्रम कोरा गाजीरास में बघेल साहब, नवंबर में हुई। बघेल साहब, आप सिर्फ अपनी जानकारी पढ़ रहे हैं। प्रश्न अगर पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। पूछ रहा हूँ सर, इन लोग हाँ, तो बोलते हैं कि हमारे जो हम लोग ट्रैवल का ही जानकारी दिए हैं, ये ट्रैवल में नहीं आता तो है। पूछिए ना, उसी में प्रश्न पूछिए ना। पूछ रहा हूँ सर, ये कब के वो ये बता दीजिएगा आप। माननीय सदस्य ने ट्रैवल विभाग की जानकारी चाहिए और हमने ट्रैवल विभाग की पूरी जानकारी दी हुई है। चलिए ठीक है। यदि माननीय सदस्य को अन्य कोई जानकारी चाहिए होगी तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ प्रश्न पूछे। ट्रैवल विभाग में नहीं आता है। कौन सा? धनोरा आश्रम। धनोरा आश्रम माता रुक्मणी वो ट्रैवल नहीं देख रेख नहीं करता है सर, अनुदान तो ट्रैवल देता है सर। ट्रैवल देता है, लेकिन ट्रैवल विभाग उसको अनुदान देता है। दी फिर भी उसकी निर्देश आता है सर। ऐसा बोलेंगे तो कौन चलाता है? कौन चलाता है? देखिए, वो अभी भारत साधक मंत्री के रूप में यहाँ जवाब दे रहे हैं। नहीं सर, आपको जो कोई भी दे जवाबदारी के साथ जवाबदारी। ट्रैवल विभाग उनके पास 15 साल पिछले बार भी मुझे बोलने तो दीजिए, जी मुझे तो बोलने दीजिए। वो बोल रहे हैं कि मैं जानकारी दे रहा हूं, अगर और आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। श्रीमती भावना बोरा। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। पिछले बार भी मंत्री जी बताए थे कि जो जो गलत जानकारी थे कार्रवाई करूंगा। पिछले समय का भी मैं सब निकाल लिया हूं सर। पूछिए ना। दिसंबर में ये सर, पिछले 20 दिसंबर को आपने गलत जानकारी दी थी, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा करके आपका वक्तव्य है सर। क्या कार्रवाई की है अभी तक बता दीजिएगा। बताइए भाई। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का पूरा उत्तर मैंने दिया है। यदि कार्यवाही किसी अधिकारी पर बात है तो उसके लिए अलग से वो करे, तो उसके भी अपन उत्तर नहीं, जो गलत जानकारी दी। नहीं, गलत जानकारी कौन से? बिल्कुल गलत जानकारी। ये पूरे मैं लिख के दूंगा। 25 जो मैं लिख के दूंगा। अगर कोई कार्रवाई करेंगे क्या गलत जानकारी दी है तो? मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई तथ्य आपके पास हो आप लिख के मंत्री जी को दे दीजिए, उसपे वो दिखवा लेंगे। ना सर, कार्रवाई करेंगे क्या किसी अधिकारी को? और गलत जानकारी दी वो उसको अगर कार्रवाई करेंगे तो कबूल करिएगा। आप इनकी रिपोर्ट, इनका चिट्ठी लेके दिखवा लेंगे आप। नहीं, दिखवाने का काम नहीं चलेगा सर, ये गंभीर मामला है। अभी तक 50 से मौत हुई है छात्रावास आश्रम में। पिछले बार भी मैं बोला था, लेकिन ये विभाग गंभीर नहीं है आदिवासी प्रति। आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, उसके बाद गंभीर नहीं है। इस माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी भाषण दे रहे हैं। मैं भी बताना चाहूंगा सभापति महोदय, उनकी सरकार थी, आप लोग की सरकार। और जगरगुंडा में चावल कौन खाया था जी? कौन कहते हैं उसका श्रीमती भावना बोरा, मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठ जाइए। हम लोग को धरना देना पड़ा सभापति महोदय। श्रीमती भावना बोरा। सभापति महोदय जी, जब इनके सत्यता बात आता है तो सीधा निकल जाते हैं। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। अरे बैठिए ना, क्वेश्चन और कुछ। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय जी, प्रश्न को लेकर के कल से असमंजस की स्थिति बनी हुई है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इंटेंशनली। कल भी मैंने वही सवाल पहले किया था और आज भी मैं वही सवाल पहले कर रही हूँ। प्रश्न जो लगाया गया था उस प्रश्न को, मूल प्रश्न को बदल करके फिर से जानकारी जिस सन से, जिस ईयर से मांगी गई थी 2019 से 24 तक के आदिवासी बैगा क्षेत्र में खेतों में ट्यूबवेल नलकूप खनन के विषय में जानकारी मांगी गई थी 2019 से 24।
और वापस से मुझे जो आज जानकारी मिली महोदय जी वो है 21 से 24। तो समझ नहीं आ रहा है कि शायद हम गलत क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर विभाग ईयर चेंज करके जानकारी नहीं देना चाह रहा है, क्या कारण है? क्योंकि मेरा जो प्रश्न का उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि आदिवासी बैगा बाहुल्य जो क्षेत्र है, कृषक जो वहाँ के हैं, उनको खेती के लिए पानी मिल जाए। और लेकिन जिस तरीके से प्रश्न परिवर्तित कर दिया जाता है महोदय जी, पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या कारण है कि उसमें सन का ईयर का बदलाव किया गया। 19 से 24 की जानकारी मांगी गई थी, 19 की जानकारी हटाकर 21 से 24 की जानकारी दी गई है। मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न आया है 2021 से 2024 के बीच का आया है, जो प्रश्न आपने लगाया है उसकी पूरी जानकारी हमने दी है। उस अवधि में कोई भी नलकूप खनन या फिर पंप स्थापन का वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैंने उसकी जानकारी दी है। पास ये प्रश्न की मेरी कॉपी है जो मैंने लगाया था। भावना जी, 6 वर्ष की व्यापक जानकारी आपने मांगी थी, जिसे नियमों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर आ सके, इस हेतु इसकी अवधि सचिवालय से कम की गई। महोदय जी, इसके पहले भी कई बार ये देखा गया है कि उसके लिए मंत्री कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं आपको बता दिया, अब आगे प्रश्न पूछिए। ठीक है महोदय जी, लेकिन मैं इसको, हालांकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल सिर्फ यही था कि खेत में उनको पानी मिल सके कृषि के लिए, लेकिन महोदय जी थोड़ा सा मैं एक बार इस पे चर्चा जरूर से बातें अपनी रखना चाहूंगी। आगे जो उचित उत्तर समझे या कार्यवाही वो विषय मैं मंत्री जी पे छोड़ती हूँ। 2019 में ही, क्योंकि अभी पहले तो ये जानकारी चाहूंगी कि अभी कोई ऐसा हमारे पास प्लान है कि हमको बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि के लिए बोरवेल खनन का प्रावधान हमने रखा है क्या? फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी मांगी थी मैंने उसका ही उत्तर दिया हुआ है। और अलग से वहाँ पर हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति के भाइयों के लिए जो पीएम जनमन योजना के तहत में बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, और उस योजना के तहत में हमारे उन विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अधोसंरचना के निर्माण में लगातार हम काम करते हैं और योजना बनाकर काम करते हैं। और हमारा कोशिश रहता है कि उन वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा का लाभ दिया जाए। तो हम योजना बना करके उसमें काम कर रहे हैं सभापति महोदय। माननीय सदस्य की कोई विशेष तौर पर किसी गांव का विषय हो या फिर कोई किसी क्षेत्र की बात है तो उसके संदर्भ में अवगत कराएंगे, तो उसके लिए अलग से योजना बनाएंगे। चिंता का मेरा विषय ये था, और मैं इसमें कोई आगे प्रावधान भी चाह रही थी, क्योंकि 2019 के बाद में एक भी ट्यूबवेल खनन वहाँ पे नहीं हुआ है। पीएम जनमन योजना के तहत अभी हमको जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है कि कितना सैंक्शन होना है। अगर वो जानकारी मिल जाए तो शायद सुविधा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कृषि पे ही निर्भर है आदिवासी वनांचल क्षेत्र, आप सब उससे जानते हैं। और दूसरा विषय महोदय जी, एक बार संज्ञान में जरूर लेना चाहूँगी, 2019 का जो नलकूप खनन का जो वहाँ पे काम हुआ था बैगा आदिवासी क्षेत्र में, स्वीकृत हुआ था 93 नलकूप खनन 2019 में। और 93 नलकूप खनन में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। उसकी सारी रिपोर्ट्स अगर मंत्री जी चाहें तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। और उसमें महोदय जी स्थिति ये थी कि डायरेक्ट जो कंपनी जिनको बोर खनन का टेंडर मिला था उनके खाते में डायरेक्ट 94,000 के हिसाब से प्रति नलकूप खनन गया। उसमें जो समय के तत्कालीन अधिकारी जो थे उनका और वो कंपनी की मिलीभगत थी, और जीआई पाइप के जगह प्लास्टिक की पाइप का यूज किया गया था। प्रश्न में पूछ लीजिए ना। तो मैं यही निवेदन करूंगी, अगर इस तरीके से गड़बड़ियां हैं, सारा डिटेल मेरे पास है, तो एक बार उसकी जांच जरूर होनी चाहिए महोदय जी। और जांच का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को दंडित करना, जांच का उद्देश्य ये कि जो बैगा आदिवासी क्षेत्र अगर उनके लिए कोई योजनाएं आती हैं तो बीच में जिस तरीके से उसमें गड़बड़ियां की जाती हैं उसके लिए लोगों को सबक मिले। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसमें आगे जो उचित कार्यवाही हो, आदरणीय मंत्री जी उसमें अपना संज्ञान जरूर लेंगे। मंत्री जी बताइए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई है वो अलग से आप उपलब्ध करा दीजिए, उसके हम दिखवा लेंगे सभापति महोदय। ठीक। और बैगा के समाज के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम कैसे हो सके, इस पर सरकार की भी मंशा है, सरकार की इच्छा है कि उन क्षेत्रों में लगातार, चाहे माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जनमन योजना हो, चाहे राज्य सरकार के माध्यम से हो, उन योजनाओं का हमको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन। श्रीमती शकुंतला पोर्ते। धन्यवाद। शकुंतला पोर्ते। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरा प्रश्न महिलाओं के हितों से संबंधित है। मैं वित्त मंत्री जी से, महोदय जी से यह
बताने की कृपा जानना चाहती हूँ कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम 2006 अंतर्गत विवाह पंजीयन के लिए अनिवार्य प्रपत्र कौन कौन से हैं? माननीय सभापति महोदय, जो छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य नियम 2006 है, उसके अनुसार जो पंजीयन के लिए कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो जो अनिवार्य रूप से जो प्रपत्र आवश्यक हैं वो आवेदन पत्र, वर वधू का शपथ पत्र, जन्म प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ज्वाइंट फोटो, पासपोर्ट साइज, गवाहों का आधार कार्ड एवं विवाह अनुष्ठान संपन्न कराने वाले के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज जरूरी होते हैं। और इसमें ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं क्योंकि कोई व्यक्ति बहु विवाह की ओर बिना उसके पूर्व पत्नी के जानकारी के ना बढ़ सके, इस तरह की स्थितियों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये प्रावधान किए गए हैं। और कुछ पूछना है? माननीय मंत्री महोदय, जिला बलरामपुर में 2020-21 से 10-2025 तक प्रतिवर्ष कितने विवाहों का पंजीयन किया गया है? मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है जो शादी की वैधता को प्रमाणित करता है, जैसे कि शकुंतला जी, हाँ, इसमें आपके पूरे प्रश्न का लिखित में उत्तर है। जितना वो बताए वो भी लिखा हुआ है, कितनी शादी हुई वो भी लिखा हुआ है। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। जी सभापति महोदय, 100% विवाह पंजीयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी जहां तक मुझे ज्ञात है कि इसकी जागरूकता का पर्याप्त अभाव है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि महिला बाल विकास द्वारा इस विषय पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन मैं जहां तक अभी तक हर कार्यक्रमों में उपस्थित रहती हूं, ऐसा कोई भी जागरूकता के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। तो मैं चाहती हूं कि ये महिलाओं के हित से संबंधित ये आपका विवाह पंजीयन जरूरी है, इसके लिए इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस दिशा में माननीय मंत्री जी के द्वारा और क्या प्रयास किए जाएंगे, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी मंत्री जी बता। माननीय सभापति महोदय, जो विवाह पंजीयन का जो नोडल डिपार्टमेंट है उसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा और एक बड़ा ही मल्टी डिपार्टमेंटल टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। और माननीय सदस्य ने ये प्रश्न पूछा है और उसके माध्यम से सदन में विषय उठा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीयन होता है वो तो योजना सांख्यिकी विभाग के माध्यम से किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में उसका नोडल अर्बन डिपार्टमेंट होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में नोडल उसका ग्राम पंचायत होता है। लेकिन विवाह के लिए जो नोडल डिपार्टमेंट है अभी गवर्नमेंट में, वो अनएक्सपेक्टेड ढंग से विधि विधायी विभाग बना हुआ है। और विधि विधायी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों के माध्यम से जानकारी कलेक्ट करता है। और उसमें भी ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा नगरीय क्षेत्रों में तो है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो इसको हम लोग डिपार्टमेंट वाइज सबसे पहले स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करेंगे, ताकि जन्म मृत्यु का पंजीयन योजना सांख्यिकी कर रहा है, उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है, सारा चीज होता है। लेकिन विवाह पंजीयन चूंकि विधि विधायी विभाग अर्बन रूरल एक खिचड़ी सा बन गया है, तो उस दिशा में भी हम उचित कदम शासन की ओर से उठाएंगे, ताकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और पंजीयन के लिए जिस तरह से प्रयास होते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, उस तरह से विवाह के संबंध में भी सिस्टम डेवलप हो सके और उसमें जागरूकता के भी प्रयास करें। श्री किरण देव जी नहीं, श्री पुन्नूलाल मोहले जी। माननीय सभापति महोदय जी, इन आयोजन की तिथि 17-12 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की आयोजन की तिथि विभाग द्वारा 17-12 से 21-12 का प्रस्तावित किया था। उनके स्थान पे नई दिल्ली द्वारा आदिवासी राष्ट्रीय छात्र शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित के तिथि के स्थान पर 15-12 से 19-12 आयोजन की तिथि अनुरोध किया था। इसके बाद ये 15-12 और तिथि में 15-12 के स्थान पे इन्होंने 15-12 से 19-12 तक निर्धारित करने के लिए विभाग ने किया। ये 4 दिन में अंतर क्यों?
आयोजन हुआ ही नहीं, दिल्ली ने तिथि निर्धारित कर दी आपको, आप बता दें तिथि निर्धारित करने का समय। माननीय सभापति महोदय, जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के जो नेशनल गेम्स का आयोजन राज्य को जो मेजबानी मिली थी, उसकी जो तिथि थी वो 17 तारीख से जो प्रस्तावित था उसी मध्य में विधानसभा सत्र का भी तिथि थी, और भी अन्य कारण से कई राज्यों के जो वहाँ से जो छात्र आने वाले थे उनकी भी तिथि उस समय में नहीं मिल पा रही थी। उसके कारण से पूरे आयोजन को कैंसिल किया गया और आने वाले समय में इस आयोजन को किया जाएगा। कैंसिल आपने अपने द्वारा किया ना, दिल्ली ने तो आपको डेट दे दिया, तो क्या पुनः आप डेट फिर मंगे हैं क्या? माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा कि इसमें जो मेजबानी मिली थी उस मेजबानी की तिथि हमारे यहाँ पर जो विधानसभा की तिथि थी वो उसी मध्य थी, और उसी कारण से हम लोगों ने उसकी मेजबानी से, और क्योंकि दूसरे राज्यों के भी क्योंकि छात्र आने वाले थे और उन छात्रों के भी जो संस्था है उनके भी तिथि उसमें मैच नहीं हो रहे थे, उसके कारण से उस पूरे आयोजन को निरस्त किया गया है। आने वाले समय में इसके लिए मैंने कहा कि आने वाले समय में इसके मेजबानी के लिए फिर से हम आग्रह करेंगे कि हमको इसके लिए मेजबानी का अवसर प्रदान करें, ताकि हमारे यहाँ के एक मिनट राज्य को इस मेजबानी का अवसर प्राप्त हो सके और इस कार्यक्रम को हम बेहतर तरीके से करें। आयोजन किया ही नहीं, तिथि का डेट बढ़ाने के लिए किया, और तिथि का डेट बढ़ाने के लिए समय आपका क्या था, कब आपने आवेदन दिया, ये कब के आवेदन दिया बता दें, और निरस्त करने का कारण क्या था? एक बार में बता दीजिए मंत्री जी सब बात। माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी तिथि की जानकारी माननीय सदस्यों को अलग से उपलब्ध करा दूंगा सभापति महोदय। यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है, तिथि जब मालूम नहीं है तो फिर कैंसिल कैसे हो? चलिए वो दे देंगे जानकारी आपको। मैं फिर बता रहा हूँ महोदय, यही तो बता रहा हूँ, सुन लीजिए। इसमें 17/12 वहां का डेट इनका था, अनुरोध किया है, तो अनुरोध में 15/12 से 19/12 करने का निर्धारित हुआ, ठीक है, पर कैंसिल कब हुआ इसमें तो आपने लिखित में दिया, इसका उसको बात नहीं पूछ रहा हूं। लिखित में इसमें है, पत्र दिनांक इसमें है, नई दिल्ली के द्वारा पत्र दिनांक 6/12/24 को राष्ट्रीय खेल के लिए आयोजन निरस्त करने की सूचना मिल गई। इनको सूचना कब मिली? 6/12 को। अब इधर देखिए 15/12 से 19/12 तक तो आपका निर्धारित है डेट, तो ये निरस्त फिर पहले हुआ कि बाद में हुआ? डेट दोनों का अंतर बता दें। मंत्री जी बता दीजिएगा मोहले जी को। खेल का आयोजन ही नहीं हुआ, निरस्त पहले होगा। आप यहाँ पे डेट देख लीजिए ना, मैं मेरा कहने का दूसरा बता दीजिए। वो निर्धारित डेट है 17/12/19 और 6/12 पहले से हो गए। बता रहे हैं माननीय सभापति महोदय, जो तिथि निर्धारित की गई थी वो तिथि की मैंने जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है, और उसी मध्य में क्योंकि विधानसभा का सत्र भी था और उसके पहले बस्तर, हमारे सुन लीजिए, पहले बस्तर में हमारे कहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का उनका भी कार्यक्रम था, जो कहते हैं अपने 29/11 को उनकी उपस्थिति में बस्तर ओलंपिक का भी उस कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। ये जो पूरे डेट हमारे क्लैश हो रहे थे, उसके कारण से हम लोगों ने इसके संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया कि इसके संदर्भ में और जो जानकारी चाहिए मोहले जी को दे देंगे। जी जी। माननीय सभापति महोदय, सभापति जी तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, बता दिए। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम होगा उसको बैठिए भाई। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। माननीय सभापति महोदय, मैं इससे माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जब प्रश्न है, माननीय आप इग्नोर मत कीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये डेट पहले 6/12 को निरस्त हुआ, 17/12 के तो आवेदन की तिथि है, इनको क्लियर करें ना।
फिर आवेदन कब दिए? मोहले जी, आप चाहते क्या है ये पूछ लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि डेट 6/12 को या तो ये बताया कि निरस्त नहीं हुए। एक मैं ये कहना चाहता हूँ, 6/12 तिथि निर्धारित हुई, निरस्त कैसे हो? 17/12 को निर्धारित हुए और 6/12 को तिथि मतलब कैंसिल हो बता गए। दीजिए मंत्री जी, दिल्ली वाले बैठिए कैसे तुलेश्वर जी, थोड़ा सा शादी हुआ ही नहीं, छठी बनाना चाहते। अरे बैठो ना। माननीय सभापति जी, ऐसा है, ठीक बोल रहे हैं माननीय। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को कहा है कि इसमें अलग अलग तिथि पर इसकी पूरी कार्य रेखा बनी और उसके तहत में आग्रह किया गया। पहले तो मैं आपको जानकारी फिर से मैं सिलसिलेवार बता देता हूं। विभागीय प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 20/11/2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न खेल संघों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में विभिन्न खेल विधाओं से संबंधित आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही प्रतिभागियों की आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रतिष्ठित होटल प्रबंधक की बैठक आयोजित की गई। दिनांक 22/11/24 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली एवं राज्य स्तरीय समिति एवं आयोजन से संबंधित जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यूआई के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 17/11/2024 को एकलव्य विद्यालयों की चतुर्थ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में विभिन्न विभाग के सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और कलेक्टर रायपुर, पुलिस अधीक्षक रायपुर की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। 3/12/2024 को माननीय विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता तैयारी की अंतिम रूपरेखा के संदर्भ में चर्चा की गई। लेकिन जो मैंने कहा कि उसके मध्य में, क्योंकि हमारे विधानसभा की तिथि और बस्तर में जो ओलंपिक की तिथि थी वो तिथि भी उसी मध्य थी, तो उसके कारण से हमने इसको आगे बढ़ाने का आग्रह किया। पत्र बाद में गया है, लेकिन हमने आग्रह किया था, तो उस आग्रह को मानते हुए उसने स्वीकार किया। जवाब तो आया नहीं। फिर मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, क्या माननीय सभापति महोदय, तिथि बढ़ाने के तो इन्होंने बातें ही नहीं की, निरस्त पहले हो गया। एक दूसरा मैं बता दूं, क्या इन्होंने पत्र व्यवहार पुनः किया कि और आयोजन खेल प्रतियोगिता का राष्ट्रीय स्तर को क्या मांग किया? अनुरोध आपने दिल्ली से और आपने मांग किया क्या, ये बताइए ना। और मांग किया तो कब किया और उनका जवाब आया क्या? माननीय सभापति महोदय, फरवरी महीने 2025 के में हमने फिर से इसको किए जाने के लिए आयोजन को किए जाने के लिए अनुरोध किया है। श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, हो गया नहीं, इसमें आपका होगा ध्यानाकर्षण। सितंबर माह में पत्र सरकार को जारी हो गया था, 4 महीना पर्याप्त समय था सरकार ये क्वेश्चन और भी ये ध्यानाकर्षण का मामला नहीं आएगा, उनका भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, उनको पूछने दीजिए। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम की थी माननीय सभापति महोदय, और ये आज छत्तीसगढ़ की सरकार आसंदी की बात को तो मानते नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इसी में ध्यानाकर्षण है। होगा तो आप बात करिए ना सचिवालय से ध्यानाकर्षण के बारे में। प्रश्न आया, इसीलिए मैं इसमें पूरा के रूप में पूछ रहा हूं माननीय सभापति पहले महोदय। उनको पूछने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से छत्तीसगढ़ प्रदेश पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास आश्रम संचालित है जानकारी चाहिए थी। जानकारी आ गई है। उसके साथ ही साथ शिष्यवृत्ति के संबंध में जानकारी चाहिए थी। परंतु माननीय सभापति महोदय, 2023 एक जिले की बात करें, हम कोरबा जिले पूरे प्रदेश की बात करें, कोरबा जिले में 2023 में 11 करोड़ से अधिक की शिष्यवृत्ति आती है, वही 24 पर 6 करोड़ से अधिक की राशि आती है, अर्थात आधे पे हम आ जाते हैं। क्या कारण है माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा, ये शिष्यवृत्ति आवंटन कम था या छात्र की दर्ज संख्या कम थी या शिष्यवृत्ति देना शेष है? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी उसके पूरे उत्तर मैंने दिया हुआ है। पूरे प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने
आश्रम छात्रावास के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा के संदर्भ में जानकारी चाहिए थी। शिष्यवृत्ति के रूप में हमारी सरकार के माध्यम से 1500 रुपये प्रति माह हमारे विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति दी जाती है और 1200 रुपये जो है हमारे जो उनको भोजन सहायक योजना के अंतर्गत 1200 रुपये दिया जाता है। और कोरबा के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए है उसमें हमारे पास जो शिष्यवृत्ति की राशि है वो उपलब्ध है और हम उनको शिष्यवृत्ति की राशि उनको उपलब्ध कराएंगे। जहाँ जिलेवार जानकारी है, कहीं पर कोई परेशानी की स्थिति नहीं है सभापति महोदय, ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा को प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि पूरे योजना के तहत में हमने बच्चों को किस तरीके से उनको सुविधा देने का काम किया है, चाहे वो उनके सामूहिक मेज का हो, नाश्ता का हो, या फिर उनके खेल सामग्री का हो, उनके तकिया थाली चादर, सब चीज़ों की चिंता सरकार के माध्यम से की जा रही है। जो आपने कोरबा के संदर्भ में जानकारी चाहा है कि पहले 11 करोड़ दिया गया था, अभी 6 करोड़ दिया गया है, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ पर भी उनकी जो डिमांड है उसके आधार पर उसकी राशि मुक्त किया जाएगा। जल्द से जल्द कब तक कर दिया जाए? क्योंकि 24 खत्म हो चुकी, 25 शुरू हो गई, उसकी तिथि बताएं, कब तक के शिष्यवृत्ति पूर्व दिया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। समय सीमा के साथ में हमारे उन विद्यार्थियों को ये चाहे शिष्यवृत्ति हो या भोजन सहायता राशि हो, ये तत्काल उनको मिले, ये सरकार की मंशा है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसमें हम कार्रवाई करें। और विभाग के हमारे अधिकारी इस पर लगे हुए हैं और हमारा भी प्रयास है कि जल्द से जल्द इस राशि को हम विमुक्त करें। सरकार के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। श्री एक मिनट सर, बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिला कोरबा पर आश्रम छात्रावास की मरम्मत के लिए राशि भेजी जाती है। आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास रायपुर से परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को 6 करोड़ 62,29,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिस पर वहां के ठेकेदार के द्वारा 4 करोड़ 36 लाख बिना वर्क के, बिना काम के ही आहरण कर लिया जाता है, जिस पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एंटी करप्शन ब्यूरो से प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर के द्वारा जांच कराई जाती है। जांच में दोषी पाए जाते हैं, बिना काम के 4 करोड़ रुपया आहरण कर दी जाती है। क्या माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, इस जो ठेकेदार है, संबंधित ठेकेदार जिन्होंने बिना वर्ग के आहरण किया, उस पर उनके ठेका को निरस्त करते हुए क्या उन पर उनके बेल लगाएंगे उन पर? ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के तहत में ये उद्भूत नहीं होता। माननीय सदस्य के पास में कोई जानकारी है तो उसको उपलब्ध करा दे, तो हम आप मंत्री जी को बता दीजिएगा, वो दिखवा लेंगे। जी, थैंक यू। ठीक। श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय मंत्री जी, मैं छोटा छोटा प्रश्न करूंगा और छोटा छोटा उत्तर दे दीजिएगा। ये जो आप उद्यानिकी महाविद्यालय है, उसका नाम आपने रखा है पूरे 15 का। एक को पढ़ देता हूं, किशोरीलाल शुक्ल उद्यानिकी विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र। वैसे पूरे 15 महाविद्यालय में जुड़ा है अनुसंधान केंद्र। तो मुझे ये बताएं कि वहां अनुसंधान केंद्र है कि सिर्फ कॉलेज है, और अनुसंधान केंद्र है तो किस विषय के अनुसंधान होते हैं? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए मैंने उसको पूरा उपलब्ध कराया है। और जो हमारे विश्वविद्यालय है उसके साथ में अनुसंधान केंद्र के लिए आपने पूछा है, भविष्य में हम अनुसंधान केंद्र के दृष्टि से भी हम काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भविष्य में बाद में जाएंगे ना। एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, मैं फिर से दोहरा देता हूं। माननीय सभापति महोदय, पढ़ा है उसको फिर से पढ़ देता हूं।
किशोरीलाल शुक्ल उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव। तो ये कॉलेज है कि कॉलेज और अनुसंधान केंद्र दोनों हैं, और यदि अनुसंधान केंद्र हैं, ये पूरे 15 महाविद्यालय में लिखे हैं ना, पूरे 15 महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र लिखे हैं, एक में नहीं लिखा। तो यदि अनुसंधान इन 15 में होता है तो क्या अनुसंधान किसी एक कॉलेज का बता दीजिए कि या नहीं होता है, नहीं होता है बता दीजिए। भविष्य में क्या करेंगे छोड़ दीजिए ना, अभी वर्तमान में क्या अनुसंधान होता है कि नहीं होता है कि सिर्फ नाम के लिए उसको रखा गया है, ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही ऊर्जावान है और जागरूक हैं, और आप स्वयं देख रहे हैं सभापति महोदय, माननीय सदस्य भार साधक मंत्री अभी हमारे साथ नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। अब उनका उत्तर मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे विषय पे तो मुझे भी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि मेरी क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, तो उनके संदर्भ में हम लोग वो कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में केवल महाविद्यालय का ही वहाँ पर कार्य किया जा रहा है, और अनुसंधान का कार्य वहाँ पर अभी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए नाम अभी वर्तमान में अभी तक सिर्फ नाम के लिए ही अपन तय कर रहे। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो इसीलिए आप भार साधक हैं इसलिए छोटा छोटा पूछा साहब। अब ये बताइए साहब कि कितने पद शैक्षणिक के रिक्त हैं और कितने प्रशासनिक पद रिक्त हैं स्वीकृत के विरुद्ध? इतने प्रशासनिक पद स्वीकृत हैं, इतने शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं, और उसके विरुद्ध इतने भरे हैं और इतने रिक्त हैं। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे 15 जो महाविद्यालय हैं उसमें स्वीकृत पद हैं 692, और भरे गए पद हैं 69, और रिक्त पद हैं 623। माननीय, मेरा एक छोटा छोटा ही करूंगा। 623 पद रिक्त है, 15 कॉलेज में 69 पद भरे। अब यह अनुमान लगा लें साहब पढ़ाई क्या हो रही हो। यदि आप बोल सकते हैं इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है पढ़ाई के लिए, या आप प्रतिपूर्ति करने जा रहे हैं, या भर्ती करने का कोई कार्यक्रम है, वर्तमान में कक्षाएं किस तरह से कैसे संचालित होती हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बता दीजिए। फिर एक छोटा सा प्रश्न और करूंगा मैं बस। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 साल में केवल कॉलेज खोला गया और पदों की भर्ती के पूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसके तहत में हमारे इन संस्थाओं में 50 शिक्षकी स्टाफ है जो रेगुलर हैं, और गेस्ट टीचर के रूप में 41 कार्यरत हैं, और पार्ट टाइम टीचर के रूप में 62 कार्यरत हैं। कुल लगभग 153 स्टाफ वहां पर कार्यरत है। मेरा एक अनुरोध है आपसे इस प्रश्न के माध्यम से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, और खास तौर पे फसल चक्र परिवर्तन के लिए, और खास तौर पे धान में आप खेती कर रहे हैं उसके परिवर्तन के लिए। पार्ट टाइम है, अतिथि हैं, इसके हैं, उसके हैं। आपने जो जानकारी दी है साहब, जिस तारीख तक प्रश्न दिया है उस तारीख तक तो इसकी व्यवस्था नहीं थी, जिस तारीख तक का उत्तर दिया है। क्या इसकी भर्ती अभी 15 दिन में कर दी गई प्रश्न के बाद, जितना आप बता रहे हैं उसको? मुझे कम से कम ऐसा उत्तर तो विभाग से मत दिलवाइए। जो खाली हुआ है वो 15-20 दिन के अंदर भर्ती कर ली गई क्या 141 लोगों की? एक उसको बताएंगे। दूसरा छोटा सा, क्योंकि आपने लिखा है कि प्लेसमेंट आप करवाते हैं और उसका रिकॉर्ड नहीं रखते। आपने प्लेसमेंट एजेंसी जिस लेवल में भी खोली होगी, कॉलेज लेवल में, विश्वविद्यालय लेवल में, उस प्लेसमेंट एजेंसी में कितने लोग हैं, कौन कौन स्तर के लोग हैं, उसका नाम पता बता दीजिए मुझको। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए उसके अलग से एक बार उपलब्ध करा दी। प्लेसमेंट एजेंसी के संदर्भ में मैं उसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, तो उसको बता दीजिए ना। और उसके साथ साथ जो आपने कहा कि लगभग
भर्ती के लिए हमने 181 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और 38 जो सहायक प्राध्यापक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, लेकिन कुछ जो उस पे भर्ती के उस पर कुछ प्रक्रिया में कुछ शिकायत प्राप्त हुई और राज्यपाल महोदय के यहाँ पर, और उसके माध्यम से जो सब जुडिशियल मामला होने के कारण से अभी वो भर्ती रुकी हुई है। आप आगे बढ़ गए, आने वाले समय में इसको किया जाएगा जब आप बिल्कुल करेंगे। आप राज्यपाल जी का नाम लाए, विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही उसमें शिकायत हुई है कि महाविद्यालयों की भर्ती हो रही उसमें राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई है? जो मेरी जान विश्वविद्यालय में, कल मैंने उल्लेख किया था, विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई है कुरिल साहब के खिलाफ, उसमें शिकायत हुई है। विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है उसमें, कि कॉलेज की भर्तियों में भी राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई है। क्योंकि जिस दिन प्रश्न लगा, जिस दिन उत्तर आप अलग से भी देंगे चलेगा, लेकिन बात सबको विश्वविद्यालय की बताया, विश्वविद्यालय की मैं पूछा हूं आपसे महाविद्यालय की। महाविद्यालय में 15 दिन के अंदर यह डेवलपमेंट है क्या? क्योंकि आपने उत्तर दिया है उसमें तो आप ही ने स्वीकार किया कि 623 पद खाली है, सिर्फ 69 भरे, तो शैक्षणिक काम तो वहां नहीं हो रहे। यदि प्रश्नाधीन अवधि में कोई भर्ती आपने की है, इसी दौरान आपने अतिथि शिक्षक की उसकी व्यवस्था की क्या, यह बता दीजिए, क्योंकि यह जानकारी गलत दे रहे हैं मेरे हिसाब से, और ऐसी जानकारी में आपको कार्रवाई करनी चाहिए। 20 दिन में यह डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो बाकी आपके ऊपर है, आप मुझे बता दें। मंत्री जी बता दीजिए फिर। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया कि यहाँ पर जो हमारे रेगुलर टीचर के रूप में जो 50 हमारे शिक्षक, माननीय आप सही बोल रहे हैं, अंतर थोड़ा सा है। मेरे को जो आपने उत्तर दिया उसमें आपने 623 रिक्त बताया है जी, अभी आप बता रहे हैं कि इतने कार्यरत हैं। हाँ नहीं तो ये सुनिए ना, मैंने इनके टीचर का बताया। अब उसमें आप जो चपरासी है और जो निचले के स्टाफ है उसको लेकर के एक कोई बोलिए ना, आप बैठिए। सर मैं क्लियर कर देता हूं जो आप बताए हैं उसी को। शैक्षणिक पद 249, 195 रिक्त, 54 भरे हुए शैक्षणिक पद में। ड्राइवर चपरासी को घटा दीजिए, चलिए मैं भी आपसे सहमत हूं। मैं इतना जानना चाहता हूं, और बता देंगे बाद में बता देंगे तो भी चलेगा, कि मुझे जिस दिन उत्तर दिया गया रिक्त बताया गया, आप अभी प्रश्नाधीन अवधि के बाद इसी अवधि के दौरान आपने भर्ती की क्या? जो संख्या बता रहे हैं वो अंतर है उसमें, तो अभी भर्ती शुरू हुई क्या, प्रश्न किया उस दौरान, ये मैं जानना चाहता हूं। इतनी तेजी से कर रहे हैं तो बस, और कुछ नहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी मैंने माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया था। मंत्री जी आपके पास अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लेकर के बता दीजिएगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। श्रीमती अनिला भेड़िया। एक प्रश्न मेरे भी क्षेत्र का मामला है जी, पूछिए सर। इसी भी मंत्री जी, हालत गंभीर है, कुछ उत्तीर्ण भी हो गए हैं ना, ये दूसरा सत्र है, और एक आदमी पढ़ा रहे हैं पूरे 100 से ऊपर, 150 ऐसे छात्रों की संख्या है। इसलिए अजय जी ने पूछा, अतिथि शिक्षक या दूसरे शिक्षक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। अब यदि हम बात करेंगे दूसरे सत्र में आ गए, दूसरे सत्र में आने के बाद में केवल सिंगल टीचर है, यह अधिष्ठाता बोले या जो भी बोले एक सिंगल, तो इसकी सेटअप तो आपको बना हुआ है, उसकी वैकेंसी जारी करना है, नियुक्ति करनी है। दूसरे भवन के पैसे भी चले गए, भवन के पैसा भी आ गए हैं, भवन बनना शुरू नहीं हुआ है। ये आप बताएंगे कि ये जो प्रक्रिया इसकी कब शुरू करेंगे, कि उसकी वैकेंसी जारी कब हो और नियुक्तियां कब तक की हो जाएगी? नहीं मंत्री जी। सम्मानीय सभापति महोदय, निश्चित समयावधि बताना इसमें संभव नहीं है सभापति महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने इसमें निश्चित मतलब समयावधि पूछा है, लेकिन सरकार की मंशा है कि इसको हम जल्द से जल्द करें, और जिस समय हम लोग आगे बढ़े हुए हैं और हमें
उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को हम नहीं, माननीय सभापति महोदय, पूरा कराएंगे। जो एक सत्र है, अब हम मार्च में आ गए, इसके बाद अप्रैल है, आप 2 सत्र निकाल दिए, उसके बाद समय अवधि नहीं बताएंगे, आखिर उन छात्रों का क्या होगा? इसलिए आप समय अवधि 30 दिन का मत बताइए, लेकिन नेक्स्ट सेशन के पहले नियुक्तियां हो जाएंगी ये तो सुनिश्चित करें ना। मैं माननीय मंत्री जी आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आगामी सत्र के पहले ये नियुक्तियां हो जाएंगी या किसी भी प्रकार की आप व्यवस्था करेंगे क्या, यदि रेगुलर नियुक्ति नहीं हो रही तो? माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया कि इसमें जो गेस्ट टीचर के रूप में लगभग 41 इसमें कार्यरत हैं और 62 अंशकालीन टीचर हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। पिछले 3 वर्षों तक वहाँ उसको देखने वाला नहीं था, लेकिन अभी सरकार आई और सरकार बनने के बाद इस दिशा में लगातार प्रयास हुआ है और हमें उम्मीद है कि आने वाले शिक्षा सत्र में हम इसकी पूर्ति करवा लेंगे। सभापति महोदय, ठीक। श्रीमती अनिला भेड़िया। माननीय सभापति महोदय, मैं लॉ अयस्क लोडिंग अनलोडिंग और प्रदूषण पर्यावरण नियमों के बारे में माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहिए थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहती हूँ कि उस रोड से, मेरे विधानसभा के रोड से जितने भी माइंस है, चाहे आपके कच्चे माइंस हो, चाहे मेरे क्षेत्र के अंदर के जितने भी माइंस हो, जुल्की माइंस हो, सारे माइंस की गाड़ियाँ मेरे विधानसभा के रोड से होते हुए निकलती है और धड़कते से इतना स्पीड में, बिना ड्राइवर ट्रेनिंग के ड्राइवर रहते हैं उसमें, और आपके ओवरलोडिंग इतनी होती कि कई एक्सीडेंट हो रही हैं, सड़कों की हालत बेहाल हो गई है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहूँगी कि महामाया और कच्चे रोड के चौक में जो एक्सीडेंट हुई थी, तो उस एक्सीडेंट में अभी तक उनका कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है और कितने ओवरलोड ट्रकों के ऊपर कार्रवाई किया गया है, माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूँ। माननीय सभापति महोदय, जो सम्माननीय सदस्य ने बालोद में उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बात रखी है, इसमें 3 माइंस संचालित हैं लॉ अयस्क के, मेसर्स राजहरा मैकेनाइज्ड माइन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट दल्ली राजहरा, जिला बालोद। दूसरा मेसर्स महामाया दुल्की माइंस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट महामाया, जिला बालोद। मेसर्स दल्ली मैकेनाइज्ड माइन, ये बालोद में 3 है और एक लॉ बेनिफिकेशन प्लांट है। ये 4 चल रहे हैं वहाँ पर। और जो डंपिंग होता है, जिसको लेकर के ट्रक चलते हैं, वो डंपिंग के एसओपी फ्लाई एश की तरह। एक मिनट, आप जी के ऊपर आपने कार्रवाई ये पूछ रही हैं कितने ओवरलोडिंग ट्रकों के ऊपर कार्रवाई किए हैं? जी, बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, कुछ किए हैं क्या? उसके बारे में बता दीजिए। उसके सभापति, समय भी कम। सभापति महोदय, जो ओवरलोड गाड़ियां रहती हैं उस पर कार्रवाई करने का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है। पर्यावरण विभाग ओवरलोडिंग पर कार्रवाई नहीं करता है। मैं उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ओवरलोडिंग पे जितने कार्रवाई हुए हैं उन सारी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें। माननीय सभापति महोदय, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है, उनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? क्यों आप माइंस के ट्रक चल रही है तो ओवरलोड वहां से होके आ रहा है, तो माइंस जो चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए ना, तो गाड़ियां तो वहीं से निकलती है। आप पूछिए ना, जल्दी पूछ लीजिए। तो माननीय मंत्री महोदय से तो वही जानकारी, जो एक्सीडेंट हुआ है उनका भरण पोषण मुआवजा कब देंगे और क्यों देंगे? जो एक्सीडेंट की स्थितियां हैं, जो भी हुआ है घटना पिछले 5-7 सालों का दिखवा लूंगा मैं सदस्य महोदया से, ले भी लूंगा किस एक्सीडेंट की विशेष बात कर रहे हैं। उसमें जो नियम कानून के तहत जो भी उपलब्ध कराना है उसको निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। और पिछले सालों में कितनी कार्रवाइयां हुई हैं और अभी जो कार्रवाई हो रही है उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। और सम्मानीय सदस्य को ओवरलोडिंग पे जो भी विषय है उसको बता दें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आगे भी कार्रवाई करेंगे। माननीय सभापति महोदय, ड्राइवरों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था, बिना ट्रेनिंग के ड्राइवर उस गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, भारी गाड़ियां। प्रश्नकाल समाप्त।